अब विनोद जी आप आइए, ये मैंने आंकड़े दिखा दिए जी। पहले तो ये बताइए, कांग्रेस का जो ग्राफ 84 के बाद से गिरा जी, अब ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन में ये आरोप जो अभी राहुल गांधी के वोट चोरी के हैं 2002 तक तो पहुंच गए, गुजरात मॉडल से वोट चोरी हुई फिर देश में आई, ऐसा ना हो कि और पीछे ले जाएं, वो अभी 84 तक ले जाएं? नहीं, और पीछे से नहीं ले जाएंगे। उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव सरकार में से हाँ। तो 2002 तक ही ले गए। अगर तो गुजरात की स्पेसिफिक ले गए वो गुजरात को लेकर के। देखिए, जहां तक वोट चोरी की बात है, विपक्ष ने ऐसा नहीं कि पहली बार वोट चोरी के आरोप लगाया। अभी आशुतोष ने बताया 1971 का चुनाव था, जब प्रहलाद बदौक जो है तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि रूस से एक ऐसी स्याही आई है कि वो विपक्ष के लोग जब उसमें वोट देते हैं तो उड़ जाता है, और वो गलत आरोप था। उसके बाद 74 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे, तो बहुत तगड़ा आरोप लगाया कि साहब बहुगुणा जी ने ट्रक के ट्रक गायब करवा दिए। एक ट्रक निकला पोलिंग स्टेशन से और दूसरा ट्रक वो कहीं और चला गया और दूसरा पहुंच गया काउंटिंग सेंटर। ये आरोप लगाए थे, जिसमें सीवी गुप्ता वगैरह चुनाव हार गए थे। 74 का ये आरोप, हालांकि उसमें भी विपक्ष ने लगाए थे। उसके बाद फिर मुद्दा 77 में, चूंकि इंदिरा गांधी सत्ता में थी और हार गई चुनाव, तो वोट चोरी का आरोप कौन लगाता? कांग्रेस तो लगा नहीं सकती थी, और विपक्ष तो जीत ही गया था। 80 में इंदिरा गांधी लौट के आ गई, वो विपक्ष में थी, तो कौन लगाता वोट चोरी का आरोप? 84 में कांग्रेस जीती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जबरदस्त तरीके से जीती, लेकिन वोट चोरी, और बीजेपी 2 सीट पर रह गई, लेकिन तब किसी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। हाँ, ये जरूर था कि सबको लगा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक माहौल बना उससे, तो वोट चोरी का आरोप पहले भी लगता रहा है। लेकिन राहुल गांधी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, जो पहले विपक्ष ने चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, आरोप लगाया आगे बढ़े, आरोप लगाया आगे बढ़े। 2009 में उन्होंने आरोप लगा दिया, जीवीएल नरसिम्हा राव ने और ये चिट्ठी लिख दी और किताबी प्रस्तावना लिख दी, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। राहुल गांधी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, वो चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का हो, या आगे 2029 तक जो है इस मुद्दे को वो जिंदा रखना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि ये जो सरकारें बन रही हैं बीजेपी की, वो वोट चोरी से बनने जो उनका आरोप है, तो वो उसको एक मुद्दे के रूप में ले जाना चाहते हैं। इसलिए वो लगातार सोते जागते उठते बैठते कुछ भी पूछो वोट चोरी की बात करते हैं। मतलब गेम समझ गए हैं वो, ये उनकी रणनीति है। हाँ, एजेंडा सेटिंग समझ गए हैं। एजेंडा से ये सही है गलत है ये अलग बात है, इस पर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटजी है। जहां तक नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाली हालत है, मैं भी इस बात को मानता हूं, भारत में वो स्थिति कभी नहीं आ सकती इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्योंकि भारत का लोकतंत्र, हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने पुरखों को, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को, संविधान सभा के सदस्यों को, और जिन्होंने इस देश को गढ़ा। आप नेहरू की कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन चूंकि नेहरू ने 18 साल इस देश में राज करके जो इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग की, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो पाई। पाकिस्तान के लोग यही कहते हैं कायदे आजम तो 1.5 साल में मर गए, अगर वो जिंदा रहते तो शायद हमारे यहाँ भी नेहरू जैसा कोई नेता होता और जो इंस्टीट्यूशंस बनाता, तो हमारे यहाँ तो फौज आ गई। लेकिन भारत में कम से कम जो है, जो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, वो इतनी मजबूत हुई कि यहाँ वोट, जो सत्ता परिवर्तन होता है वो वोट से होता है। 67 में जब कांग्रेस अलोकप्रिय हो गई, तो राज्यों में वोट से परिवर्तन हुआ, संविधान सरकारें बनी। उसके बाद 77 में बहुत गुस्सा था लोगों में, इमरजेंसी को लेकर, इमरजेंसी के खिलाफ, नसबंदी वगैरह को लेकर। उत्तर भारत में लोगों ने कांग्रेस से सफाया कर दिया वोट से। उसके बाद 89 में जब वीपी सिंह का दौर आया, वीपी सिंह ने वो फोर्स का मुद्दा उठाया, हालांकि पूरी तरह बाद में कोर्ट में साबित नहीं कर पाया और ना उनकी सरकार कुछ कर पाई। उसके बाद की गैर कांग्रेस सरकारें भी नहीं कर पाई कुछ भी, वो पर्ची पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन जनता ने कांग्रेस को हरा दिया, आधे पर ला दिया 197 सीटों पर। तो हमेशा यहाँ सत्ता परिवर्तन, जब भी 2004 में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी हारी और यूपीए की सरकार आई। फिर 2014 में हुआ, अन्ना आंदोलन का असर 2014 तक रहा। जिस अन्ना आंदोलन की बात अभी हर्षवर्धन कर रहे थे, वो एक बड़ा आंदोलन, मैं तो उसको अभियान मानता हूं, मैं आंदोलन नहीं मानता। आशुतोष में क्षमा करेंगे, क्योंकि इनकी तो सहानुभूति थी पूरी, मेरी कतई उस आंदोलन को लेकर के कोई, मेरी दृष्टि साफ थी कि एक बार फिर लोग चले जाएंगे, और चले गए। वो अभियान इसलिए था, पर वो हाइंडसाइट में आप कह रहे हैं ना, नहीं, तो अगर वो आरोप सही साबित हो जाते विनोद जी, तो आप उसको आंदोलन को आंदोलन मानते हैं? मैं आंदोलन इसलिए नहीं मानता कि आंदोलन की कुछ शर्तें होती हैं। आंदोलन में लाठियां चलती हैं, लोग जेल जाते हैं, दमन होता है सत्ता की तरफ से, कष्ट होता है। जब जेपी आंदोलन में हुआ था नहीं, अन्ना आंदोलन में एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल पकड़े गए 15 अगस्त को, और मनीष सिसोदिया, उसके बाद उसे धरना प्रदर्शन अभियान था ये पूरा, और पूरा देश उसमें शामिल हो गया, मीडिया शामिल हो गया, पूरे जगह जगह लोग निकले, मिडिल क्लास का मूवमेंट था पूरा कुल मिलाकर के। लेकिन फिर भी मैं उसको महत्व ये देता हूं कि उसने एक मुद्दा खड़ा किया, भ्रष्टाचार। आपने बड़ा अच्छा मुझे मौका दे दिया। आशुतोष से जरा, आशुतोष, ये अन्ना आंदोलन में आपको शामिल होने का पछतावा है क्या आज भी? नहीं, पछतावा क्यों होगा? मैं अन्ना आंदोलन में कभी जुड़ा ही नहीं था। मैं उस वक्त मैं टेलीविजन चैनल्स में था, मेरी सहानुभूति उस आंदोलन के साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के साथ बाकायदा सदस्य बन के जुड़ा,
और पत्रकारिता से इस्तीफा देने के बाद जोड़ा। जब तक मैं पत्रकारिता में था तब तक मैंने आंदोलन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी। ना उसमें मैं धरने में बैठा, ना प्रदर्शन में बैठा, ना जेल गया, कुछ नहीं किया मैंने उसमें उस वक्त। जेल तो कोई नहीं गया उसमें। लेकिन एक बात बताऊं, केजरीवाल इस आंदोलन, मैं विनोद जी की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो एक आंदोलन था, अपने आप एक जन आंदोलन था। हाँ, उसमें हिंसा नहीं होती, एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन उस आंदोलन ने इस देश को एकजुट करने का काम किया था, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने बखूबी उठाया, क्योंकि लोगों को विकल्प की तलाश थी, लोगों के पास कोई विकल्प था नहीं। नरेंद्र मोदी जी सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर उपस्थित थे, संगठन था, रिसोर्सेज थे, लीडरशिप थी, सरकारें थी, उन्होंने उसका फायदा उठा के अपने पक्ष में माहौल को बदला और वो केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। अच्छा आशु, ये राजनीति में जाने का तो पछतावा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पछतावा किस बात का, बिल्कुल नहीं। ओके। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, विनोद जी ने कहा कि वो आंदोलन नहीं था, मैंने भी रिपोर्टर के तौर पर ही कवर किया था। शानदार आंदोलन था, हमेशा लाठी चले गोली चले ये आंदोलन होगा, ये कौन सी समझ है भाई आंदोलन की? और मुझे तो ध्यान में है, लोग अपनी फैक्ट्री बंद करके अपने कर्मचारियों को छुट्टी देकर और सवैतनिक छुट्टी देते थे। गुड़गांव से, नोएडा से, अलग अलग जगह से कंपनियों में काम करने वाले लोग शिफ्ट में आते थे और वहां इंडिया गेट पर दूसरी जगह आंदोलन करते थे। आप मिडिल क्लास के आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन ही नहीं था। यानी जहां हिंसा होगी, जहां अत्याचार होगा, सिर्फ भारत की यही खूबी है, आंदोलन हम बदलने की शर्तें जानते हैं, हम बंदूक की गोली से क्रांति नहीं निकालते हैं। ये कम्युनिस्ट आइडिया है और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये आप इसको ढाका, आप काठमांडू, आप कोलंबो मत समझिए, ये भारतवर्ष है और इसीलिए सत्ता परिवर्तन वोट से होता है। और एक बात और, सिर्फ नरेंद्र मोदी को फायदा नहीं हुआ, जहां आशुतोष जी राजनीति करने चले गए थे ना टिकट लेकर, उन्हीं अरविंद केजरीवाल को 2-2 बार प्रचंड बहुमत की सत्ता मिली। जनता ने सोचा था, बेईमानी के आरोप लगे, नहीं टिक पाए अरविंद केजरीवाल तो निपट गए। कल को अगर आरोप लगेगा भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बीमारियां आ जाएंगी, उसको भी जनता उखाड़ फेंकेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे झूठे अभियान से नहीं हो। बीच में आशुतोष आ गए, बोलिए। देखिए, मैं उसको अभियान ही कहूंगा, मैं आंदोलन नहीं कहूंगा। आंदोलन की कुछ होती, गांधी जी का आंदोलन कौन सा हिंसक आंदोलन था? वो कोई गोली का आंदोलन था, लेकिन था ना आंदोलन, कितना लंबा चला, उसके बाद जाके सफलता मिली। लाल कुर्ती आंदोलन जो सीमांत गांधी का था, जहां लाखों पठानों ने जो हथियार छोड़ करके गोलियां खाई थी, उसमें कौन सा जो है हिंसा हुई थी? उन्होंने हिंसा की थी, जनता का सत्याग्रह था। पूड़ियां बन रही हैं, हलवाई आ रहे हैं, उसके बाद जो है पता लगा दुनिया भर के जो है वो आ रहे हैं, वो आंदोलन है। अरे आंदोलन में लोगों ने जो है परिवार आंदोलन देखा है, लोग क्या आंदोलन, पता लगा जो है वहां से मिठाइयां आ रही है, वो एक अभिनेता शराब पी करके मंच पे चढ़ रहे हैं, एक जो है ये बड़े बड़े बॉलीवुड वाले आज सब कहाँ हैं? आज उस करप्शन के मुद्दे को लेकर के जो है कहाँ लोकपाल का कोई पता बता दे, कहां पर दफ्तर है लोकपाल का? कोई बता दे, है कहीं? दो लाइन। तो इसलिए मैं उसको अभियान मानता हूं। एक मुद्दा था भ्रष्टाचार का, उसके खिलाफ एक सशक्त कैंपेन हुआ था, मीडिया ने पूरा सहयोग दिया था, तमाम सारी संस्थाओं ने सहयोग दिया था, फैक्ट्री मालिकों ने सहयोग दिया था, क्योंकि तमाम सारे दूसरे और मुद्दे थे जिनको डाइवर्ट करना था, सबने सहयोग दिया, संघ परिवार ने सहयोग दिया। एक बड़ा अभियान चला मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, एक पूरा जो है कुल मिलाकर के उसको सरकार को बदनाम करना था, तो एक बड़ा अभियान चलाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा उससे कितना गंभीर रह गया उस आंदोलन को लेकर के, उसके मूल्यों को लेकर के कौन गंभीर रहा? उनके आंदोलन जो शामिल थे आज कहां है? आम आदमी पार्टी छोड़ दिए बहुत सारे, तो वहीं कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई चला गया, कोई कथा पढ़ने लगा, राम कथा पढ़ने लगा। पर विनोद जी सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, देखिए वो भ्रष्टाचार मुद्दा था, उसके बाद माने ये वाली चर्चा कीजिएगा तो लालू जितने लोग जेपी आंदोलन से निकले वो कहां हैं? कैसी बात कर रहे हैं विनोद जी? नहीं, ये कौन सी बात? मैं एक आंदोलन जिसमें पूरा देश उसको सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गड़बड़ निकल जाए, उससे निकले नेता निकल जाए या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाए, आप उसको आंदोलन नहीं मानेंगे? पूरा जेपी मूवमेंट हर्षवर्धन जी देखिए, नहीं विजय जी आप ही देखिए, सतीश जी एक सेकंड रुकिए, विजय जी नहीं बोले। मैं इतना कह दूं, आप इसे अभियान कहिए, आंदोलन कहिए, धरना प्रदर्शन कुछ भी कहिए, इस पर हम लोग सहमत हो सकते हैं, हर कोई पांचों, और मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक भी, कि हिंदुस्तान में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी देशों की तरह यहां अगर जनता में गुस्सा आता है ना, तो रामलीला मैदान होता है। क्या संसद, होटल फूंक रहे हैं, नेताओं को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये सब यहां नहीं होता है। विजय त्रिवेदी, विजय जी राहुल गांधी पर लौटिए और जरा बताइए, क्या एजेंडा सेटिंग तो राहुल गांधी ही कर रहे हैं क्या? आप उनकी राजनीति से, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, ये तो आप मान लीजिए लोकसभा चुनाव में संविधान और उसके बाद से अब वोट चोरी जी, एजेंडा वही सेट कर रहे हैं।
है ना? लोकसभा में तो तय हुआ, क्योंकि हम लोग पहले भी चर्चा इस पर करते रहे थे कि संविधान को लेकर शायद सरकार जो उस वक्त की थी उसको नहीं लग रहा था कि ये एजेंडा बनेगा, लेकिन वो बन गया। संविधान हटाओ बदलने की बात, आरक्षण हटाओ की बात, और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि अभी आपने हमारे यहाँ चर्चा हुई कि वो बलराज मधोक की चर्चा हुई, तमाम तरीके की चर्चा हुई, वो सब झूठ था, वोट चोरी तो फिर आज क्या है? हाँ। आज क्या मतलब? यदि वही आरोप को चला रहे हैं तो इसका मतलब या तो झूठ का नैरेटिव चल रहा है, ये मुद्दा है ना। वोट चोरी को मैं कह रहा हूं कि एक्सट्रीम की तरह से मत देखिए कि कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, सारा चुनाव गड़बड़ नहीं हो रहे, कुछ सही भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन वोट चोरी का वो नैरेटिव बना रहे हैं। मुझे अभी तक नहीं लगा है कि वो वोट चोरी का नैरेटिव बन पाया है। जो संविधान बदलने का नैरेटिव बन गया था वैसा नैरेटिव आज नहीं बना है। और वो इसलिए भी नहीं बन सकता कि 2014 से ही हम करते, बाकी को छोड़ दीजिए पीछे के सालों को, तो 2014 से अभी तक 50 से ज्यादा चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के और लोकसभा के मिला के, और उसमें से कम 20 सरकारें बदली हैं। तो फिर वोट चोरी कैसे? बीजेपी हारी है कितने चुनाव? बीजेपी हारी है, और 2014 से 2024 के चुनाव में बीजेपी को ही ले लें तो उसका तो 303 से 240 पर आ गए। अगर 300 आ गई होती विजय जी, तब सोचिए ये वोट चोरी का मान लीजिए वो आंदोलन वाकई बन गया, 350 यदि आ जाती उनको, तब क्या होता? तो वो जनता तय कर रही है और उसको स्वीकार भी करना चाहिए, हार को स्वीकार करके भी आगे बढ़ना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ये नैरेटिव चलाते रहे कि भाई वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर कोई बात हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 2024 में जो संविधान बदलने का कैंपेन था वैसा ही कैंपेन वोट चोरी को लेकर बन रहा है। देश में यदि ऐसा होता तो ये सड़कें खाली नहीं होती, और बाकी खाली नहीं होती, और बिहार के चुनाव, बिहार में इतनी रैली की है तो वो एक पूरा माहौल बन जाता ना। आज क्या हुआ है कि वो राहुल जी और तेजस्वी फिर नए एजेंडा पर आ गए। अब वो बेरोजगारी में तेजस्वी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उनको लगता कि यही एजेंडा चल सकता है तो फिर तो किसी और एजेंडा को बदलने की जरूरत ही नहीं थी इलेक्शन के दौरान। तो वो एजेंडा नहीं बन रहा, और उसकी वजह यह है क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी जानता है कि वो सरकारें वोट चोरी से नहीं बदलता, वोट देकर बदल रहा है। जितनी सरकारें बदल रही हैं वो वोट देने से बदल रही है, किसी की भी बन रही हो, कांग्रेस की बन रही हो, भारतीय जनता पार्टी की बन रही हो, लेफ्ट की बन रही हो, तमाम तरीके की। तो वोट देना यहाँ महत्वपूर्ण है, और इसीलिए नेपाल, बांग्लादेश, काठमांडू जो भी है, मतलब श्रीलंका, उनसे तुलना करना हमारा यहाँ पर कोई बेमायने जैसा है, इसमें कोई सहमति नहीं हो सकती। हिंदुस्तान एक मजबूत लोकतंत्र है और यहां सब लोग समझते हैं कि वोट से ज्यादा ताकत किसी चीज की नहीं है। ये तो मुझे याद आता है इस बात को याद करते करते चर्चिल साहब को फिर से उनकी आत्मा सोचती होगी कि ये क्या मैंने बोल दिया था कि भाई ये गवार अनपढ़ लोग जो है लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे। तो उनके लिए हर चुनाव हमारा सब लोग सहमत हैं कि ये नेपाल जैसा माहौल यहाँ नहीं बन सकता, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें तो हम सब सहमत हैं। बिल्कुल। सतीश जी बोलिए जल्दी से, क्लोजिंग। मैं भाई इतना ही कहना चाहता हूं, हम लोग यहाँ जजमेंट देने वाले कोई है नहीं, न हमारे में इतनी कुव्वत है न क्षमता है। मैं व्यक्तिगत विचार और कहिए कि पर्सनल हो रहा हूं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता, वो फरेब करता रहता तो अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल राजनीति में होता, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। ये प्रश्न उठे कहां से? आधार को जब आप नहीं मानते आपको मानना पड़ा, आप अचानक से जो है वोटर पुनरीक्षण करना चाहते हैं तब आपको करना पड़ा। आप अंत में सब आप बताइए ना, आज के डेट में चुनावी चंदा इस देश में कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ जजमेंट के बाद, ये सब जो क्रमवार से कई ऐसी चीजें में महादेवपुरा का जवाब मिला क्या? जब जवाब दो दीजिए ना, ये किसी के ऊपर सवाल मत खड़ा कीजिए। ठीक है, वो झूठ बोले सच बोले कुछ भी करे, ठीक है, ओके, जवाब दीजिए। ठीक है। लेकिन सतीश जी आपने अच्छा किया, आपने क्लियरली ये कह दिया कि आपको ऐसा लगता है राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। बहुत अच्छा किया, आपने क्लियरली कह दिया। इससे मतलब अच्छा हो जाएगा लोगों को समझने में कि आप राहुल गांधी पर यकीन करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो सब समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज 5 हमारे मेहमानों का राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप इस डिबेट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटा सा ब्रेक।